नमस्कार सभी को। हमारे आरपीएस स्कूल लेक्चरर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी क्या दिया हुआ है। द पॉजिट्रॉन इज एज हैवी एज, मतलब पॉजिट्रॉन जो होता है वो किसके समान होता है भारी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, है ना। तो पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें भी, मिनिमम कोर चार्ज इज शोन बाय द एटम, सबसे कम कोर चार्ज जो है वो किसके द्वारा शो किया जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। कोर चार्ज का मतलब क्या हुआ, कोर किसको कहते हैं, जो वैलेंस सेल होता है उसको हम कोर बोलते हैं। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके द्वारा जो भी चार्ज शो किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोर चार्ज, है ना। तो ये हम जानते हैं भी, ऑक्टेट रूल हमने पढ़ रखा है। कोई भी एलिमेंट या आइटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकालता भी है और लेता भी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उस कंडीशन में उसके ऊपर कितना चार्ज आता है उसी को हम बोलते हैं कोर चार्ज बोलते हैं ना। तो ऑक्सीजन हम जानते हैं भी, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इसका जो कोर चार्ज होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन पे कोर चार्ज कितना होता है, -2, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो इसका कोर चार्ज कितना हुआ, -2। सोडियम की बात करें, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इसका कोर चार्ज हो गया +1। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका जो कोर चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, -3। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो इसका कोर चार्ज होता है +2। अब हमें देखना है कि सबसे कम कौन है। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चार्ज की ये देखना है भी किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो 1, तो सबसे कम किसमें है, सोडियम में। तो सबसे कम जो कोर चार्ज हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम एक्सेप्ट आउटर ऑर्बिट इज कॉल्ड, आउटर ऑर्बिट को छोड़ दें हम तो बाकी जो एटम का पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट सेल जो होता है, आउटर ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसको तो हम बोलते हैं कोर, वो हमारा कोर कहलाता है। अगर उसको छोड़ दें, कोर को छोड़ दें, तो शेष भाग जो एटम का होता है उसको हम बोलते हैं केर्नल। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन, केर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, एन एलिमेंट M हैज 25 प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स M+2 केटाइन विल बी। तो क्या पूछा गया है हमें, इसमें देखें भी, इसमें कोई एलिमेंट दे रखा है M, ठीक है। इस एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं 25, तो इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 25 है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 25 है और ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 25 ही होंगे, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब इसमें से ये एक M+2 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, है ना। इसके ऊपर क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। तो अब इसमें प्रोटॉन्स तो कितने हैं, वही 25 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब कितने हो गए, 2 कम हो गए, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही हमसे पूछा गया है। तो M+2 केटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 23 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, द E/M रेशियो इज मैक्सिमम फॉर, इन चारों में किसके लिए E/M का रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है। तो देखो भी E/M का मतलब चार्ज और बटे में मास का रेशियो में निकालना है। तो E का मतलब यहां पे चार्ज और M का मतलब मास, ये रेशियो में निकालना है। तो हम देखें भी, सबसे पहले हमने लिखा D+, तो मैं बता देता हूं कि ये क्या है, ये सारे, ये दोनों जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो सबसे पहले तो हमने लिखा हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का ये आइसोटोप कौन सा, प्रोटियम, है ना। तो इसमें प्रोटियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर कितना होता है, 0। फिर बात करते हैं इसका दूसरा आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो वही सेम रहेगा 1, लेकिन इसका मास नंबर जो होता है वो कितना होता है
1 होता है। उसके बाद में हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर कितना होता है इसका 4 होता है। तो हीलियम 2 बार लिखा तो हमने यहाँ पे 2 बार इसको लिख लिया। अब देखो भी इनका E/M रेशियो निकालना है, तो देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगाया, इसके ऊपर भी 1 पॉजिटिव चार्ज, हीलियम के ऊपर भी एक पे +1 और एक पे +2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम इनके E/M रेशियो की बात करें तो सबसे पहले देखो भी इसका, इस पर आवेश कितना है, E कितना है, E/M रेशियो की बात करें इसके लिए तो इसके ऊपर चार्ज कितना है +1, ठीक है, और बटे में अब इसका मास जो है कितना है, तो मास नंबर इसका 0 है तो हम लिखेंगे 0। तो जब भी किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वो वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है, अनंत। तो इसके लिए E/M की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अब ड्यूटेरियम के लिए बात करें E/M की, तो ड्यूटेरियम के लिए देखो इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसका मास भी कितना है +1, तो इसके लिए 1 वैल्यू आ रही है 1, E/M की वैल्यू कितनी आ रही है 1। फिर बात करें हम हीलियम +1 के लिए, तो हीलियम +1 के लिए देखो भी इसके ऊपर चार्ज +1 और बटे में इसका मास जो कितना है 4, मास नंबर कितनी होगी इसकी 4, तो देखो भी 1/4 आएगा इसमें। इसी प्रकार देखो हीलियम +2 की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज कितना +2 और बटे में मास नंबर 4, तो इसका हो गया 1/2। तो अब हम देख लें भी सबसे ज्यादा जो है E/M रेशियो वो किसके लिए आ रहा है, हमारा हाइड्रोजन H+ के लिए आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, H+, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये इसके लिए E/M की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। अब हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लांक क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम करते हैं, ये टॉपिक को समझ लेते हैं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जिसको हम EMR भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, ये जो डायग्राम बना रखा है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, और इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, दोनों एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर मूव करते हैं, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर मूव करते हैं, साथ में ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या करते हैं, प्रीपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो इस तरह से देखो भी ये एक वेव माना गया, इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी एक तरह की वेव है, तो इनका वेव नेचर है, तो इस तरह से ये वेव मूव करती है। वैसे ये दोनों कंपोनेंट, दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से वेव के फॉर्म में ये मूव करते हैं, और इनका जो ये एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर होते हैं, इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या होते हैं, ये प्रीपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से देखो भी ये तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रेड कलर से जो बना रखा है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने यहां पे लिखा ये तो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ये तो हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो हमारा रेड कलर में हमने बना रखा है ये क्या, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर प्रोपोगेशन करते हैं। तो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, तो हम बात करेंगे कि EMR जो है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है EMR में, तो EMR में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें 2 फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा इसमें कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर होते हैं, तो लिखेंगे प्रीपेंडिकुलर, प्रीपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रीपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ये और किसके प्रीपेंडिकुलर होंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी प्रीपेंडिकुलर होते हैं, तो लिखेंगे आल्सो, आल्सो प्रीपेंडिकुलर टू, आल्सो प्रीपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी प्रीपेंडिकुलर होते हैं।
तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारा वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। क्या होती है वेवलेंथ, इसको समझे भी। ये हमारे पास कोई वेव है और इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, तो इस वेव में देखें भी ये दो इसके क्या है, पीक हैं, दो सक्सेसिव पीक, क्रमागत दो पीक हैं, ये हाई पीक, चाहे हम लो पीक की बात कर लें तो दो सक्सेसिव हाई पीक या लो पीक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, फिर देखो दूसरी बात हम बात करें, एक तो ये है इसकी ये डिस्टेंस जो इसको अपने वेवलेंथ कहते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जब वेव यहां से लेकर यहां तक चलती है, यहां से लेकर यहां तक चलती है, तब इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है इस वेव का, है ना, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। देखें भी अगर ये आगे मूव कर रही है, इसको अगर आगे मूव कर रही है, इसको ऐसे उल्टा घुमा दे तो इस तरह से एक साइकिल इसका कंप्लीट होता है भी। तो इस एक साइकिल में जितनी दूरी ये चलेगी, है ना, एक साइकिल में जितनी दूरी ये तय करती है, चलती है वेव, वही उसका क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पीक। ठीक है, चाहे वो हाई पीक हो या लो पीक हो, हाई पीक और लो पीक इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसको हम बोल देंगे वेवलेंथ, उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, एक तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। ये और क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, एक साइकिल में जितनी डिस्टेंस वेव द्वारा तय की जाएगी तो लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव, एक वेव के द्वारा चली गई दूरी है ना, इन बिटवीन, इन वन साइकिल, है ना, एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस तय की जाएगी तो उसको बोलेंगे तो इन वन साइकिल, एक साइकिल में जितनी दूरी वो चलेगी, इज कॉल्ड वेवलेंथ, उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन होगी हमारी कि एक साइकिल में कोई भी वेव जितनी डिस्टेंस या जितनी दूरी चलती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेवलेंथ जो है इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे यूनिट, वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी। तो हमें पता है कि वेवलेंथ जो है वो क्या एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मीटर, सेंटीमीटर। तो हम इसके डिस्टेंस को लिखेंगे सेंटीमीटर या फिर लिखेंगे मीटर। और इसकी अगर यूनिट देखें तो इसको यूनिट हम नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन। तो ये सारी यूनिट जो होती है वो हमारी वेवलेंथ की यूनिट होती है। हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट रिलेशन की, जो अपने लेंथ की जो यूनिट्स होती है, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 1 मीटर इक्वल जो होता है वो 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। फिर बात करें कि 1 मीटर इक्वल और क्या होता है, तो 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻² सेंटीमीटर। फिर बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर इक्वल क्या होता है 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर। फिर देखो भी 1 मीटर इक्वल और क्या होता है, तो 1 मीटर इक्वल होता है 10⁶, 10⁶। ये होता है माइक्रोन, इसको बोलेंगे माइक्रोन, 10⁶ माइक्रोन। फिर बात करते हैं कि 1 मीटर इक्वल क्या होता है, तो 10⁹ नैनोमीटर। और फिर बात करें कि 1 मीटर इक्वल एंगस्ट्रॉम कितने होंगे, तो 1 मीटर इक्वल होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। और 1 मीटर इक्वल पिकोमीटर की बात करें तो 10⁻12, 10⁻12 क्या हो जाएंगे हमारे पिकोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है लेंथ
या डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखिए भी हम बात करें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है इसको म्यू से शो किया जाता है। अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है इसको समझे। देखिए भी ये कोई वेव है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस वेव को हमने पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट से यूनिट टाइम में कितनी वेव गुजर रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यूनिट टाइम में गुजरने वाली वेव्स की जो नंबर होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो द waves passing through, ठीक है। तो वेव्स की जगह हम ये लिखेंगे द नंबर ऑफ वेव्स, है ना, तो हम इसको लिखेंगे द नंबर ऑफ वेव्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव गुजर रही है तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ वेव्स passing through a particular point, particular point से in unit time, एक यूनिट टाइम में कितनी वेव जो है पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही है। तो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हम क्या समझे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम यहां पे कोई भी हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, ठीक है, और पर्टिकुलर पॉइंट से 1 यूनिट टाइम में जितने भी वेव्स गुजरेंगी उनकी संख्या को हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। तो अब देखें भी फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है म्यू, ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो म्यू इक्वल क्या होता है, सी बाई लेमडा, सी बटे में लेमडा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए भी यहां पे ये जो सी है, सी का मतलब यहां पे क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेग, प्रकाश का वेग। तो यहां ये हमारा क्या होता है, लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, ये क्या हो हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लिखेंगे इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का, प्रकाश का वेग होता है ये। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। लेमडा हम जानते हैं, लेमडा जो होता है ये क्या होता है, लेमडा होता है हमारा, हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ होती है। और इसकी यूनिट हम पढ़ के आए हैं क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो अब हमें यूनिट निकालनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो हम बात करें फ्रीक्वेंसी की यूनिट की, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी भी बताएं। तो म्यू इक्वल क्या हो जाएगा, हम पहले इसमें जो ऊपर लिखा है जो उसकी यूनिट लिखेंगे। तो ऊपर क्या लिखा हो हमारा, लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या हमारी, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमने लिखा मीटर सेकेंड इनवर्स, और बटे में क्या लिखेंगे, जो लेमडा है हमारी वेव लेंथ, उसकी यूनिट लिखेंगे मीटर। तो देखिए भी यहां पे मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या इसकी यूनिट आएगी फिर हमारी सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। सेकेंड इनवर्स को और क्या बोलते हैं, तो दूसरी यूनिट इसको और क्या कह सकते हैं अपने, हर्ट्ज, एच को बोलेंगे हर्ट्ज, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो और इसकी यूनिट होती है सीपीएस। सीपीएस का मतलब यहां पे क्या हुआ, साइकिल पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ साइकिल पर सेकेंड। तो ये हमारी यूनिट जो है वो किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। अब हम बात करते हैं वेव नंबर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर को अपने म्यू के ऊपर बार लगा के इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो वेव नंबर का मतलब क्या है इसको समझे भी। ये हमारी वेव है और हमने क्या किया, यूनिट लेंथ ले ली। यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर, है ना, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी है। तो इस यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है ना, जैसे कि ये एक वेवलेंथ होगी यहां तक, तो इस तरह की कितनी वेवलेंथ है इसमें प्रेजेंट है, वो जो नंबर होगी उन वेवलेंथ की, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी,
तो द नंबर ऑफ वेवलेंथ है ना, तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ वेवलेंथ है ना, द नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, इसको हम बोलेंगे वेव नंबर। तो वेव नंबर का मतलब हम क्या हुआ, वेव नंबर का मतलब यूनिट लेंथ में जितनी वेव लेंथ प्रेजेंट है वो उनकी जो नंबर होती है उसको वेव नंबर कहते हैं। अब हम बात करें इस वेव नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, तो वेव नंबर जो होता है म्यू बार इक्वल क्या होता है 1/λ, तो 1/λ ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर बात करते हैं इसकी यूनिट की, हम बात करेंगे वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होनी चाहिए। तो जब बात करते हैं यूनिट की तो देखो भी इसके फॉर्मूले में जो भी लिखा हो उसकी यूनिट लिख लेंगे, तो हमें पता है कि म्यू बार इक्वल क्या होता है 1/λ, और लैम्डा की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है सेंटीमीटर या मीटर हमने लिखी थी, तो यहां पे हम लिखेंगे मीटर, या पहले लिखे सेंटीमीटर या फिर क्या हो सकती है मीटर या एंगस्ट्रॉम जो भी है। तो हम इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो क्या आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो ये हमारी यूनिट होती है किसकी, वेव नंबर की। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है इसको अपने क्या लिखा जाता है, तो ई जो हमारी वो क्या है एनर्जी ऑफ ईएमआर, इसके इक्वल क्या होता है, तो ई इक्वल होता है हमारा एच म्यू, एच यहां पे प्लांक कांस्टेंट है और म्यू यहां पे क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, और हम जानते हैं कि म्यू इक्वल क्या होता है, तो हम लिखेंगे एच c/λ, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं अभी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है c/λ, और हम ये भी जानते हैं कि 1/λ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू बार के इक्वल होता है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं एच सी इंटू म्यू बार यहां पे क्या है वेव नंबर इक्वल, और क्या हो गया हमारा यहां पे m इंटू सी स्क्वेयर, तो m c स्क्वेयर। तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। E इक्वल क्या होता है एच म्यू इक्वल, म्यू की जगह हमने क्या लिखा c/λ, और हम जानते हैं कि 1/λ इक्वल क्या होता है म्यू बार, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया एच सी म्यू बार, और इक्वल क्या होता है m इंटू सी स्क्वेयर। अब देखें भी यहां पे E जो हमारी जो एनर्जी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हमें किस में लेनी है, जूल में रखनी होती है। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब ये हमें जूल में लेनी पड़ेगी। यहां पे H जो है, H हमारा क्या है प्लांक कांस्टेंट, H को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, ये हमारा प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.64 इंटू 10⁻³ 6.64 गुणा 10⁻34 34। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये जूल सेकंड में होती है 34 जूल सेकंड, ये हमारा हो गया प्लांक कांस्टेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं म्यू, तो म्यू हम जानते हैं क्या हमारा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है इसकी यूनिट हमने क्या लिखी थी हर्ट्ज, तो इसकी यूनिट जो है हम किस में लेंगे हर्ट्ज में, हर्ट्ज। फिर बात करें ये सी, तो सी तो हम जानते हैं सी का मतलब क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, लाइट की वेलोसिटी होती है, इसका वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद में देखो भी ये म्यू बार जो है ये क्या हमारा वेव नंबर, और वेव नंबर की यूनिट यहाँ पे हमें क्या रखनी होती है मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये जो m है ये क्या हमारा मास, यहाँ पे m का मतलब क्या हुआ मास, और इसकी वैल्यू हमें किस में रखनी है किलोग्राम में, ये हमें ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू में किलोग्राम में रखनी होती है। तो ये होती है हमारी एनर्जी। अब देखो कुछ रिलेशन है एनर्जी के, वो हमें पता होना चाहिए क्या, कि सबसे पहले बात करें अपने
जूल, 1 जूल इक्वल कितना अर्ग होता है? तो 1 जूल इक्वल 10⁷ अर्ग। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁷ अर्ग। तो ये अर्ग और जूल में रिलेशन हो गया, 1 जूल इक्वल। दूसरा रिलेशन हमें ये ध्यान में पता होना चाहिए कि 1 जूल इक्वल क्या होता है? तो 1 जूल इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में देखो भी 1 कैलोरी इक्वल कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.184 जूल। फिर हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना जूल होता है? ईवी का मतलब यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होता है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम इक्वल कितना जूल होता है? तो 101.2 जूल होता है। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी की। देखो भी प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है, इसमें हमें 6 पॉइंट समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं भी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1, प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है, तो ये हमारी क्या होगी? एक ब्लैक बॉडी। और ये ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी को जब रिलीज करती है, तो ये जो प्लांक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि ये जो एनर्जी रिलीज की गई है, ये एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में रिलीज की जाती है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है डिसकंटिन्यूस मैनर में रिलीज की जाती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज की गई है, ये एनर्जी जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में रिलीज की जा रही है। तो ये जो छोटे छोटे में दिख रहे हैं, ये क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है और इनको हम बोलते हैं क्वांटा। इनको हम बोलते हैं क्वांटा, या इनको बोल देंगे क्वांटम, या इनको बोल देंगे क्वांटम। ठीक है, लेकिन जब लाइट के केस की बात करें, तो इन केस ऑफ लाइट, तब इनको हम बोलेंगे फोटोन। तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ लाइट के केस की बात करते हैं, तब जो क्वांटा है हमारा उसको हम बोलते हैं, तब क्वांटा को बोल देंगे फोटोन। तब क्वांटा को क्या बोला जाएगा? फोटोन बोला जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है प्लांक क्वांटम थ्योरी का। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि ब्लैक बॉडी द्वारा जब एनर्जी या रेडिएशन को रिलीज किया जाता है, तो वो डिसकंटिन्यूस मैनर में रिलीज किया जाता है और छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में वो एनर्जी रिलीज की जाती है, और इन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा या क्वांटम। और जब बात करते हैं लाइट के केस की, तब इन क्वांटा या क्वांटम को हम क्या बोलेंगे? फोटोन बोलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखें, इस पॉइंट की थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि एनर्जी है ना, एनर्जी जिसको अपने रेडिएशन भी बोलते हैं, एनर्जी रिलीज्ड है ना, रेडिएशन बोल देंगे, रेडिएशन या एनर्जी। ठीक है, एनर्जी या रेडिएशन रिलीज्ड बाय ब्लैक बॉडी इज डिसकंटिन्यूस मैनर में इसका एनर्जी को रिलीज किया जाता है। और ये एनर्जी जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और इनको हम बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ये जो इसकी एनर्जी जो होती है फोटोन या क्वांटा की, क्या बोला हमने कि एनर्जी ऑफ फोटोन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ
फोटोन, वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। और कैसे डिपेंड करेगी? एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ भी एनर्जी जो हमारी E वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके? फ्रीक्वेंसी म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो ये साइन जब हटाएंगे अपने समानुपाती का तो हम लिखेंगे E इक्वल एच म्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ भी चुके हैं। तो H यहां पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट। H जो हमारा वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.64 गुणा 10⁻³ जूल सेकेंड, ये इसके यूनिट होती है। अब देखिए भी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की जाती है ब्लैक बॉडी द्वारा, वो एनर्जी फोटोन की एनर्जी का इंटीजर होती है। तो हम लिखेंगे रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज इंटीजर, इज इंटीजर ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटा, इज इंटीजर ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है हमें कि जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की जाती है वो एनर्जी जो होती है वो फोटोन की एनर्जी का इंटीजर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? E इक्वल क्या लिखेंगे हम? N इंटू एच म्यू। अब यहां पे एच म्यू हम जानते हैं कि ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी है। और यहां पे देखो N, N यहां पे क्या है? नंबर ऑफ फोटोन, ये क्या है? नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। और ये नंबर क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि 1, 2, 3 इस तरह से ये होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट क्या कहता है कि एनर्जी की बात करें हम तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? H इंटू म्यू। ठीक है, और H हम जानते हैं कि प्लांक कांस्टेंट है और म्यू इक्वल क्या होता है? C/λ। तो ये हमारा इस फोटोन की एनर्जी की बात है। तो ये फोटोन की क्या है? एनर्जी। तो मैं लिख देता हूं E यहां पे क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां पे E जो है हमारा क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो हम लिखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? फ्रीक्वेंसी के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वेवलेंथ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे एनर्जी, सॉरी मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं पहले। तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, उस केस में क्या होगा? एनर्जी जो है हमारी वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और लैम्डा जो है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमने बात की इसकी एनर्जी की। अब हम बात करें, देखो भी नंबर 5 पॉइंट प्लांक क्वांटम थ्योरी का 5वां पॉइंट हमें क्या बताता है? इसमें हम बात करेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड फोटोन, रेड और ब्लू फोटोन की एनर्जी की हम बात करेंगे। यहां पे इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो इसके लिए हम जानते हैं ये दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन, वेब जियोर, वेब जियोर है ना, तो ये हम जानते हैं। अब ये जो विजिबल रीजन है इसमें देखो भी लेफ्ट से राइट जब हम चलते हैं, ठीक है, वोयलेट से रेड की तरफ जब हम जा रहे हैं तब हमें पता है कि लैम्डा इंक्रीज हो रही है। रेड का लैम्डा जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है,
जब लैम्डा इंक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है, इधर जाने पर डिक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब हमें किसकी एनर्जी जाननी है, ब्लू और रेड फोटोन की। तो देखो भी ब्लू यहां पे और रेड यहां पे, तो हम बात करें किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ रेड, एनर्जी ऑफ रेड फोटोन की बात कर लेते हैं अपने, एनर्जी ऑफ रेड फोटोन, एनर्जी ऑफ रेड फोटोन जो होती है वो कम होती है किससे, एनर्जी ऑफ ब्लू फोटोन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी रेड कलर के फोटोन से ज्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, छठा पॉइंट क्या कहता है। छठे पॉइंट में हम एक कुछ रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये हमें फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। तो E इक्वल क्या होता है 12400 और बटे में लैम्डा, ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब इसी फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लैम्डा जो है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लैम्डा जो है हमारा वो किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रोम में। लैम्डा में किस में लेना है, एंगस्ट्रोम में। और एनर्जी जो हमारी वो किस में लेनी है हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम फिर आगे जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितने जूल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था रिलेशन, कितने होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, जूल। ये रिलेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। तो ये हमारी प्लांक क्वांटम थ्योरी हमने कंप्लीट पढ़ा। तो अब हमने ये थ्योरी दोनों पढ़ ली कंप्लीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी हमने कंप्लीट पढ़ा और प्लांक क्वांटम थ्योरी को भी पढ़ लिया। अब हम इनसे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं।